हेलो, वेलकम बैक टू क्रैक एम यू जे एम आई। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th इंट्रेंस का साइंस। और साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में मेनली हमको चार टॉपिक्स को कवर करना होता है। पहला होता है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक है, लेकिन वो माइनर टॉपिक्स है और ये मेजर टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आज हम न्यूट्रिशन को इस वीडियो में पूरा का हम कंप्लीट कर लेंगे। तो न्यूट्रिशन में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। मतलब ये अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जो भी फंक्शन करना पड़ता है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का 6 बेसिक प्रोसेस होता है। देयर आर 6 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। पहला आता है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हम लोग ये सारा की सेकंड चैप्टर है ये। चौथा आता है कि ग्रोथ होगा ही होगा। और पांचवा होता है कि मूवमेंट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मूवमेंट होता है। और छठा होता है रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब होता है कि हम खाने को कई तरीके से, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को कई तरीके से इनटेक करते हैं। जैसे कि जानवर होते हैं, कुछ जानवर जिनके दांत होते हैं तो वो चीव करते हैं, कुछ जानवर जिनके दांत नहीं होते वो डायरेक्टली निगल जाते हैं, सॉइलिंग उसे बोलते हैं। ठीक है। कुछ जानवर होते हैं कि चीड़ फाड़ करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो फ्लेश खाने वाले एनिमल है जिसे कार्निवोर्स बोलते हैं, तो उनका खाने का तरीका थोड़ा सा हल्का डिफरेंट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का अलग अलग तरीका होता है। तो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन को जानने के बाद हम सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में भी न्यूट्रिएंट्स का जिक्र है, उसके बाद 5th क्लास में भी न्यूट्रिएंट्स का जिक्र है। तो न्यूट्रिएंट ये होता है अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कोई भी चीज़ एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसे बोलेंगे न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें आपने जानते होंगे कि 7 टाइप का न्यूट्रिएंट्स होते हैं टोटल। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी यहाँ पे एक होता है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि 2 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट से भी हमको एनर्जी मिलता है, फैट से भी हमको एनर्जी मिलता है। उस तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक न्यूट्रिएंट जो कि काफ़ी इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, उसे बोलते हैं प्रोटीन। उसके अलावा जो हमारी बॉडी को और सपोर्ट करते हैं, विटामिन होते हैं, फिर मिनरल्स होते हैं, रफेज होते हैं और वाटर होते हैं। तो इतने सारे हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, न्यूट्रिशन हमने देख लिया। न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप होता है। और सबसे पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की मदद से खाना बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है ये खाना अपने खुद से बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो इस तरह के ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जांपल में देख लीजिए, ऑल ग्रीन प्लांट, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसका जस्ट अपोजिट है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं उन्हें बोलेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसको उस जानवर को, चाहे उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कि हेटरोट्रॉफ। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है। दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, ऑल एनिमल्स, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो दूसरे छोटे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहेंगे या फिर प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, तो नॉन ग्रीन प्लांट बहुत सारे ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते। जैसे उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है अमरबेल। जैसे नॉन ग्रीन का यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा अमरबेल। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फंगाई। तो फंगाई जितना भी फंगस जो लगता है आसपास आपने देखा होगा, ये सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक चीज़ आप लोग जान लीजिएगा कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। ये अगर हमने कोई लीफ ले लिया तो ये लीफ का अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हो गया लीफ की चौड़ाई। तो लीफ के जो ऊपर लेयर होता है उसे क्यूटिकल्स बोलते हैं। ये वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल्स। वही सेम लेयर नीचे भी होता है, क्यूटिकल्स।
और बीच में होता है क्लोरोफिल। तो ये ग्रीन प्लांट्स की बात हो रहा है। तो कोई भी अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तभी हो सकता है जब उसमें वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद हो। तो क्लोरोफिल के बिना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे सबसे पहला है, 1 नंबर में हमारा सेप्रोट्रॉफिक है, 2 नंबर पे हमारा पैरासिटिक है और 3 नंबर पे हमारा होलोजोइक है। तो हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स या एनिमल से अपना खाना को ऑब्टेन करता है, उसे क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉफिक। जैसे कि हमारा यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड्स। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्रेड मोल्ड होता है, ब्रेड मोल्ड। और ब्रेड मोल्ड में कौन किससे होता है? राइजोपस से होता है। और मशरूम, यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि सेप्रोट्रॉफिक के अंडर में आते हैं। और ये एक बात आपको ध्यान रखना है, सेप्रो का मतलब ही होता है रॉटन, तो ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। तो आगे हम बढ़ते हैं, पैरासाइट। पैरासिटिक का मतलब ये होता है कि जो बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे हुए अपना खाना को ऑब्टेन करे, उसे बोलेंगे पैरासाइट। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है, ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म द होस्ट। तो जिससे वो खाना को ऑब्टेन करेगा उसे बोलेंगे होस्ट। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विदाउट किलिंग इट, बिना उस ऑर्गेनिज्म को मारे हुए। तो जैसे मैंने अभी पीछे नाम लिया था अमरबेल, तो अमरबेल एक ऐसा प्लांट होता है जो कि दूसरे एक बहुत बड़े प्लांट के आसपास वो उगता है और दूसरे प्लांट को पूरी तरीके से कवर करेगा। और जब भी वो बड़ा वाला प्लांट जो खाना बनाता है, और वो वहाँ पे फ्लोएम की मदद से जब खाना को अपना ट्रांसपोर्ट करेगा, तो वहाँ से कुछ खाना अमरबेल चुरा लेता है, तो उसको बोलेंगे पैरासाइट। ठीक है, अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हम लोग खाना, इसमें जो भी आता है, इसमें इंसान आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो इसमें क्या होता है कि खाने को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सबसे पहले लिया जाता है और उसका बॉडी डायरेक्ट उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसमें उसके बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में देख लीजिए कौन कौन सा आता है। पहला प्रोसेस होगा इंजेक्शन, दूसरा होता है डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। ये सब अगर ये तीनों कहीं पे भी ये प्रोसेस हो रहा है किसी बॉडी में न्यूट्रिशन को अचीव करने में, तो उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ह्यूमन्स होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसी में आते हैं, ह्यूमंस, और आपको ध्यान रखना है एनिमल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे फोटोसिंथेटिक इंजन, प्लांट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक इंजन। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जान लें। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये आपको 4 चीज़ों का एकदम ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन चारों के बिना कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स, ये आपको याद रहना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स कॉल्ड एस्टोमाटा। तो एस्टोमाटा से इंटर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है कि ये H2O का भी 6 मॉलिक्यूल्स होता है। और ये H2O कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? तो वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख लीजिए क्लोरोफिल का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट एनर्जी टू मेक ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, आगे इसका जिक्र आएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस मतलब सनलाइट को यहाँ पे, और आगे बनता है हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O एंड यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारा निकल जाता है। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बना लेते हैं, जितना ज़रूरत होता है उससे बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उस ग्लूकोज को अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। जैसे प्लांट का अगर देखा जाए तो लीव्स में स्टोर कर लेते हैं, स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, बहुत सारे रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। तो इंसान जो है ना, उसी टाइप के प्लांट्स को प्रेफर ज़्यादा करता है। जैसे पालक आपने देखा होगा, पालक क्या करता है, बहुत ज़्यादा जब अपना खाना बना लेगा तो पत्तियों में बहुत ज़्यादा स्टार्च या ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा। इस वजह से पालक को लोग क्या करते हैं, उसको पका कर खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। पोटैटो वो भी होता है जो बहुत ज़्यादा स्टार्च जो होता है, एक्स्ट्रा स्टार्च, वो पोटैटो में आकर एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान वहाँ से खाता है और अपना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, राइस वगैरह जितने भी हम लोग अनाज खाते हैं, सब में यही प्रोसेस होता है, जिसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, स्टोर होगा तो इंसान उसको खाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं। ये 3 स्टेप, पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, ये सनलाइट क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट
एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी क्या करेगा, H2O, H2O में हमारा कौन कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दो पार्ट में तोड़ देता है। तो ये क्या करता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, ये हमारा बना देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये बच जाएगा, तो ये प्लांट के लिए मतलब ज़रूरत का चीज़ नहीं होता है, तो इसको बाहर निकाल देता है, और जो कि हम लोग सांस लेने में मदद करता है, मतलब ये ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। तो ये तीन प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, यहाँ पे क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो सनलाइट क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल एनर्जी हमारा वाटर को दो पार्ट में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और वो हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमाटा के थ्रू हमारा पत्तियों में आया है, वो उससे जुड़ करके ग्लूकोज बना लेता है, और जो ऑक्सीजन जो उसके लिए जो प्लांट के लिए जरूरी नहीं होता उसको बाहर निकाल देता है, जो कि इंसान या किसी भी एनिमल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये तो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा कंडीशन है फोटोसिंथेसिस, और ये बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस ये बोर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कंडीशन नेसेसरी फॉर, सबसे पहले सनलाइट, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो क्लोरोफिल। तो बिना क्लोरोफिल के सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम बताएं हैं कि सनलाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्लोरोफिल तो एब्जॉर्ब कर लिया, ये वाटर को तोड़ देता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़कर क्या बनाता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये चारों चीज़ का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और आता है इंट्रेंस वगैरह में कि स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता करेंगे किसी भी मतलब मटेरियल में हमारा स्टार्च प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं आयोडीन टेस्टिंग। तो आयोडीन को अगर हम किसी भी स्टार्च वाला चीज़ में मिलाएंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लैक ब्लू कलर, ठीक है। जैसे अगर आपने आलू आलू पर अगर आपने आयोडीन गिराया, आयोडीन ने कुछ बूंदों को गिराया, तो जहाँ जहाँ वो आयोडीन गिरेगा वहाँ पे ब्लैक ब्लू कलर हो जाएगा। चाहे वैसे भी आप देख सकते हैं चावल चावल का जो पानी होता है उसमें भी अगर आप आयोडीन डालेंगे तो वो चावल का पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टोमाटा का डायग्राम यहाँ पे डाल दिया है, स्टोमाटा कैसे अपना एक्सचेंज करता है गैसेस को। तो स्टोमाटा दो टाइप का होता है, एक होता है क्लोज स्टोमाटा, एक होता है ओपन स्टोमाटा। तो अगर अगर पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो स्टोमाटा को खोल देता है। अगर पेड़ को ऑक्सीजन को रिलीज़ करना होता है, ऑक्सीजन को अगर रिलीज़ करना होगा तो ये फिर से खोल देगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जितना इसको खाना बनाना था खाना बना लिया है, अब इसको कोई वेस्ट मटेरियल भी बाहर नहीं निकालना है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो ये स्टोमाटा को पूरा तरीके से बंद कर लेगा, और इस तरफ हमारा क्लोज स्टोमाटा हो गया। इसको स्टोमाटा के आसपास दो हमारे पास गार्ड सेल होते हैं, ये एक सेल हो गया गार्ड सेल, ये दूसरा, ये दोनों क्या होता है गार्ड की तरह काम करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है गार्ड सेल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखवा दिया है नोट्स में, वाटर इज एब्जॉर्ब बाई रूट्स फ्रॉम द सॉइल वाया ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस, ये आपको ध्यान रखना है, ये आ जाता है, ठीक है। और जाइलम क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके ऊपर लेकर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉइल एक्सट्रैक्शन एंड लीफ एनाटॉमी, तो यहाँ पे आपको देखना है, हाँ, तो इसमें देखते हैं मिनरल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जितने भी मिनरल्स और मटेरियल्स को जो सॉइल से लेते हैं, तो उसमें देख लीजिए कौन कौन सा मिनरल्स को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन करते हैं, फिर फॉस्फोरस को करते हैं, फिर आयरन को करते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, ईटीसी, इसके अलावा भी बहुत सारा मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन इज क्रिटिकल फॉर द सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रोटीन वाले हमारे प्लांट्स हैं तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए। वैसे भी हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो कि नाइट्रोजन सिंथेसाइज करते हैं वो एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि क्यूटिकल्स क्या होता है। क्यूटिकल्स ये होता है किसी भी पौधे का, किसी भी पत्ते का, मतलब लीव्स का, जो अगर हम यहाँ से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें तो इतनी चौड़ाई होती है, और सबसे ऊपरी जो लेयर होता है उसे बोलते हैं क्यूटिकल्स, और नीचे भी यहाँ पे ये भी लेयर क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूटिकल्स बोलेंगे। अब क्यूटिकल्स क्या करता है कि पत्ते में जब यहाँ पे हमारा जब पानी पहुँचता है तो वो इवोपरेट ना हो जाए, उससे बचाने के लिए क्यूटिकल्स होता है। क्यूटिकल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन को अपने ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन को स्लो कर देता है। अगर हमारा क्यूटिकल सही से नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस प्लांट का बहुत फास्ट होता है और ज़्यादा होगा। इस वजह से क्यूटिकल्स क्या करता है, ट्रांसपिरेशन का रेट को स्लो कर देता है, ये आपको बस ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ है
कि हमारा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ सेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है, तो सबसे बीचों बीच में, और बीचों बीच वाला क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोफाइल बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो मेसोफाइल। चाहे ऐसे ही पूछ सकता है आपसे एंट्रेंस में कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है किस पार्ट में होता है, तो मेसोफाइल, ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स में भी यहाँ पे करवा दिया है। अ थिन वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड क्यूटिकल्स एग्जिस्ट अबव एंड बिलो द लीफ टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ट्रांसपिरेशन को ये कम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनिमल न्यूट्रिशन, तो अभी तक हमने देख लिया था प्लांट वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। तो एनिमल न्यूट्रिशन ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स क्या होता है। फिर से मैं क्विक रिकॉल आपको करा देता हूँ। हर्बीवोर्स उसे बोलते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं। ठीक है, विच ईट ओनली प्लांट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये शाकाहारी जानवर का नाम है, गोट, काऊ, बफेलो, डियर, कैमल, हॉर्स, शीप, ऑक्स, मंकी। ओके, अब आगे आते हैं कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स वो होता है कि फ्लैश ईटर उसे बोलते हैं, चाहे मीट ईटर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, जैसे यहाँ पे देख लीजिए लाइन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, वुल्फ, स्नैक, लिजार्ड एंड किंगफिशर। ये सब हो गया हमारा कार्निवोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ओमनी, ओमनी का मतलब होता है बोथ, ओमनी का मतलब ही होता है बोथ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो ये दोनों को कंज्यूम, मतलब दोनों का मतलब देख लीजिए हाइब्रिड होते हैं मतलब। तो जो प्लांट एंड मीट ईटर्स होते हैं, एनिमल विच ईट बोथ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओमनीवोर्स। जैसे कि ह्यूमन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, हाइना, एंट, ये सब होता है हमारा ओमनीवोर्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम आगे देखते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन के कुछ स्टेज होते हैं, और टोटल स्टेज हमारा 5 स्टेज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजेक्शन, फिर देखेंगे डाइजेशन, फिर देखेंगे एब्जॉर्प्शन, फिर देखेंगे एसिमिलेशन, फिर लास्ट में देखेंगे इजेशन। ठीक है, तो ये सब पांच स्टेप होते हैं, और ये सीरियल वाइज आपको याद होना चाहिए। हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे इंजेक्शन में यहाँ पे बताया तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। तो हम बॉडी के अंदर जिस भी तरीके से हमारा फूड की एंट्री होता है उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब डाइजेशन क्या होता है कि इंजेक्शन के बाद जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गया है उसको सिंपल बनाना, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो ब्रेकिंग डाउन लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन हो गया तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इसी को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ये हमारा इंटेस्टाइन के थ्रू हमारा ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, और ब्लड स्ट्रीम पूरे बॉडी में पूरा उसको फैला देता है। उसके बाद बोलते हैं इसी फैलाने के प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाई बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर्स। तो ये सब हमको देखना है, एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ग्रोथ के लिए भी होता है, और रिपेयर। जैसे हम लोग जितने दवाएं खाते हैं, तो दवा क्या होता है, ये एसिमिलेशन के थ्रू ही हम लोग अगर खाते हैं तो ये हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है, और जहाँ पे जरूरत होता है दवा का असर वहाँ पे होने लगता है। और लास्ट प्रोसेस है हमारा इजेशन, कि मतलब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि हमारा बॉडी के लिए जो सही नहीं है उसको बॉडी से रिमूव करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इजेशन। ठीक है, तो ये आपने 5 स्टेप देख लिया, अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख ले होलोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ सिंपल एनिमल्स में भी होता है। सिंपल एनिमल्स में जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये दोनों से बहुत रेयर चांस है, लेकिन बोर्ड में यहाँ पे ये आता है, ये वाला पोर्शन बोर्ड में आता है। तो ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। अमीबा वाला ये भी हर बोर्ड में स्पेशली बहुत अच्छे से पूछा जाता है, हर दूसरे साल रिपीट होता है, तो देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये आपको सबसे पहले, ये आपने आप पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अमीबा के पास कोई अपना फिक्स्ड माउथ नहीं होता है, वो बॉडी किसी पार्ट में माउथ बना सकता है, जिस तरफ से उसको खाना मिलेगा उस तरफ से वो अपना माउथ को जनरेट कर सकता है। अब क्या करेगा, जो कि इस तरह बनाता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सूडोपोडिया, क्योंकि पैर की तरह जनरेट हो जाता है, और सूडो का मतलब फेक फेक फूड। ठीक है, यहाँ पे यूजेस सूडोपोडिया, इसे बोलते हैं टेम्पोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू सराउंड फूड। तो ये सूडोपोडिया से क्या करता है, खाने को चारों तरफ से घेर लेगा, और घेरते घेरते फिर से इधर से भी कवर कर लेगा। देखिए यहाँ पे बंद हो गया है। ठीक है, क्रिएट्स अ फूड वैक्यूल। तो अब ये इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा एक होल सा बन गया है, इस होल को क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। और ये होल क्योंकि खाने के लिए बना है तो इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। और यहाँ पे क्या होता है, फूड वैक्यूल जहाँ पे क्रिएट होगा तो वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम ऑटोमेटिक बॉडी से वहाँ पे रिलीज होने लगते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो ब्रेक डाउन हो गया है तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, और डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि उसमें ब्लड वगैरह नहीं होता है, और ये सिंगल, हाँ मतलब यूनिसेलुलर एनिमल है, तो डायरेक्ट इसका साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो वैक्यूल का डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, उससे पहले एक और चीज़ होता है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से निकल मतलब हमारे नहीं, अमीबा के बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, और वो भी किसी तरह से सूडोपोडिया बनाएगा और वहाँ से निकाल देगा। ठीक है, उसी तरह हमारा पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, वाटर में। ये अमीबा क्या पाया जाता है, वाटर में। ठीक है, वाटर ज़्यादातर पॉन्ड में, रुका हुआ पानी में ज़्यादातर पाया जाता है। और अगर आपने देखा होगा तो ये पाया जाता है कुछ इस तरह, इस शेप में पाया जाता है, और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बाल टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके। ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिया।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजेस सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर बोथ मूवमेंट एंड स्वीपिंग फूड पार्टिकल्स इनटू डिजाइनेटेड माउथ एरिया। तो ये क्या करते हैं, एक तो मूवमेंट के लिए पैरामीशियम इस्तेमाल करता है ये, और दूसरा होता है कि खाना के पास भी जाने के लिए मतलब इस्तेमाल कर, खाना को अपने अंदर खींचने के लिए भी इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे पास इतना ही देखना है। ये देखिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम हमारा एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में अगर बिहार बोर्ड में पैरामीशियम से सवाल आ सकता है तो ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल तो आप लोग ने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फिर से आएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत डिटेल में सवाल आता है। तो आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले हमारा खाना जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का देख लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन है 9 मीटर लॉन्ग रनिंग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर एनिमल्स से। तो मल्टी सेलर एनिमल्स और कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये चीज़ आपको, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, ग्रास हॉपर, फिश एंड फ्रॉग्स। ठीक है, अब इसकी टोटल लंबाई ये आपका एंट्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 9 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंजेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, इंजेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, और डाइजेशन यहाँ तक ही पूरा चलता है, ये पूरा डाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक और लास्ट फाइनल, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर प्लस मिनरल्स का आगे हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। और ये वो थैली होता है जहाँ पे वेस्ट हमारे बॉडी का जमा रहता है, और एनस वो हमारा मतलब बॉडी का वो हिस्सा जहाँ से हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड आकर मिक्स हो जाता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे हमारा खाना को नरम होता है। यहाँ पे स्टमक में लीवर होता है, लीवर से बाइल जूस आता है, फिर से नहीं, ये गलत दे दिया है, ये लीवर वाला तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत दिया है, लीवर ये आकर मिलता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और एक और होता है पेनक्रिएटिक जूस, ये भी यहीं पे आकर जुड़ता है, पेनक्रिएटिक जूस ये भी हमारा आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो इंजेक्शन का प्रोसेस जैसे ओरल कैविटी एंड डेंटिशन। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले आपको टोटल टीथ का देख लेते हैं। तो इंसिसर जो होते हैं, इंसाइसर भी बोलते हैं, 4 ऊपर होता है अपवर्ड, ये 4 डाउनवर्ड तक, टोटल कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, कनाइंस का मतलब ये नुकीला वाला दांत, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है नुकीला वाला दांत। तो नुकीला वाला दांत एक इधर एक इधर एक नीचे, टोटल कितना हो गया 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, प्री मोलर्स ये वाला मतलब पीछे वाले से जस्ट पहले, मतलब कनाइंस का जस्ट पीछे वाला दांत, ये हमारा कनाइंस का जस्ट पीछे वाले दांत ये होते हैं हमारा 8, ये 8 होता है। और मोलर्स का मतलब इसे बोलते हैं चाह भी बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में, और इसको ये हो जाएगा 12। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा 8 4 12, 12 8 20, और 20 और 12 32, ये हमारा टोटल 32 दांत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारा ओरल सेटअप कैसे होता है। तो ह्यूमन इंजेक्शन रिक्वायर्स स्पेशलाइज ऑर्गन द माउथ। तो ये बिना माउथ के तो हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस होगा नहीं, इट कंटेन्स अ टंग। ठीक है, अब इस टंग में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है एंड स्लाइवरी ग्लैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टेस्ट बर्ड्स भी होता है और स्लाइवरी ग्लैंड भी होता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये टंग के बिना आपका स्लाइवरी ग्लैंड निकलेगा नहीं। और स्लाइवरी ग्लैंड का एक और सबसे बड़ा ये होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना यहीं से स्टार्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना यहीं से स्टार्ट कर देता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा दांत के बारे में आपको बता दूं मैं। तो दांत का ये होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसे बोलते हैं इनामेल। और इनामेल क्या होता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो लेयर होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द टूथ बिलो द इनामेल। ये इनामेल के जस्ट नीचे वाला होता है, इसके जस्ट नीचे होता है पल्प कैविटी। ठीक है, और ये डीपेस्ट लेयर कंटेनिंग द नर्व एंड ब्लड वेसल। तो यहीं से हमारा नर्व जुड़ा रहता है। तो अगर आपका दांत यहाँ से खराब होने लगा, फिर डेंटाइन भी खराब हो गया, और डेंटाइन खराब होकर यहाँ से कनेक्शन हो गया, तो इसमें जो भी बैक्टीरिया जाएगा तो उसकी वजह से जो पेन होगा तो आपको नर्व को महसूस होगा, और वो नर्व आपका डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो इसलिए आपका दांत का जो दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा आपको बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, डेंटल कैरीज तो यही है, आपने अभी बताया, यहाँ पे छोटा छोटा होल होने लगता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं कैविटी। तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज ड्यू टू एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि हमारा जो हमारे बॉडी में अगर बढ़िया से ब्रश ना किया जाए तो कंटिन्यू हमारा बैक्टीरिया एंड प्लस एसिड का फॉर्मेशन होता रहता है। और एसिड का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमने ग्लूकोज कुछ खाया हो, चाहे कोई भी चीज़ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट वाला आइटम को खाया हो, और वो हमारे मुंह में ही रह गया है, बहुत अच्छे से अंदर नहीं गया है, चाहे सफाई उसका नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है, सलाइवा के साथ मिलकर वो बैक्टीरिया मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने लगते हैं और प्लस एसिडिक बन जाते हैं। और वही एसिड क्या करता है, एसिड तो इतना खतरनाक होता है, किसी भी चीज़ को खराब करना स्टार्ट कर देता है, और वो एसिड इनामेल को भी पूरा तरीके से खराब करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले इनामेल को खराब कर देगा, उसके बाद डेंटाइन को, और फिर जैसे ही पल्प
कैविटी तक पहुँचेगा तब हमको पेन करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। डेंटल प्लैक, तो डेंटल प्लैक आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत बहुत पीले होते हैं, तो ये होता है कि बहुत अच्छे से जब लोग सफाई नहीं करते हैं और वहाँ पे येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स दैट कवर्स द टीथ, ये टीथ के ऊपर यहाँ पे येलो कलर का अगर पूरा एकदम कवर हो जाए, और ये क्यों होता है, जब अच्छे से सफाई नहीं होता है, जैसे कि अपने फूड मटेरियल्स जो भी होता है उस पर चिपके रहते हैं, और फिर से क्या होता है, अगर आपको अच्छे से सफाई नहीं की है तो फिर से दूसरा लेयर भी उस पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारा दांत पीला नजर आने लगता है, तो उसको बोलते हैं डेंटल प्लैक। ये अच्छा नहीं होता है, जिससे मुंह से हमारा आपका स्मेल भी आने लगता है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, तो इसलिए आपको रोजाना सोने से पहले ज़रूर ब्रश किया कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। तो डाइजेशन फेज़ 1, यहाँ पे माउथ टू इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे माउथ में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो माउथ में दो टाइप का प्रोसेस होता है, एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है कि जो हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे दांत क्या करते हैं, काटते हैं, च्यू करते हैं, ग्रिंड करते हैं स्मॉल पीसेस में, तो ये हमारे फूड को इतने सारे प्रोसेस, मतलब ये तो काटना, च्यू करना, ग्रिंड करना, ये सब हमारा दांत कर देता है। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि जो सलाइवा होता है उस खाने में मिक्स होता चला जाता है, और ये मिक्स करने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है हमारा, तो ये होता है हमारे टंग का। तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग द एंजाइम्स सलाइवरी अमाइलेज। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी अमाइलेज कहीं पे, अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट पर वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम करता है, विच डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं, चावल, रोटी, ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पाया जाता है, और ये सलाइवरी अमाइलेज इसको क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब आगे आते हैं कि इसोफेगस और फूड पाइप में जब पहुंचता है तो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज स्वैल्यूड बाय द टंग। अब टंग क्या करता है, खाने को पीछे की तरफ यहाँ पे हमारा पुश करता है और मूव्स डाउन वाया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमारा क्या होता है कि जैसे ही फूड पाइप से गुजरेगा जहाँ से खाना, तो उस जो खाना नीचे की तरफ धक्का देने लगता है हमारा उसके मसल, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी इंट्रेंस में आ चुका है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस पोर्शन में होता है, तो ये हमारा होता है फूड पाइप में चाहे इसोफेगस में। एक चीज़ आपको नोट में ध्यान रखना है कि फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इसोफेगस। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डाइजेशन का फेज 2, तो यहाँ पे आता है गैस्ट्रिक चैम्बर। मतलब गैस्ट्रिक चैम्बर, ये कहाँ की बात हो रहा है, स्टमक की बात हो रहा है, स्टमक का। ठीक है। तो आप देखते हैं स्टमक, तो स्टमक का जो जे शेप का ऑर्गन होता है, और ये हमारा होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। फूड इज चर्न्ड हेयर फॉर 3 आवर्स। तो फूड जो हमारा जो खाना रहता है स्टमक में लगभग 3 घंटे तक रहता है, इसलिए बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा खाना, ये खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, चाहे दूसरा खाना खाने के मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए बोला जाता है कि हमारे स्टमक में खाना 3 घंटे तक रहता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पेट में स्टमक में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो सबसे पहले HCl पाया जाता है। तो HCl का क्या रोल होता है, तो HCl क्या करता है, खाने को एसिडिक बना देता है। HCl मेक्स फूड एसिडिक, और जिससे क्या होता है, जैसे एसिडिक बना देगा तो पेप्सिन अच्छे से काम करता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है, और पेप्सिन एंजाइम किस पर काम करता है, तो ये हमारा प्रोटीन पर काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन पे काम करता है। तो अगर HCl अच्छे से अगर वहाँ पे काम ना करे तो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, एक और इसका काम होता है कि एंड किल्स द बैक्टीरिया एंड जर्म्स इंटरिंग विद फूड। तो अगर हमारे खाने के साथ कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स हम वहाँ पर पेट तक पहुँच गए हैं तो HCl उनको मार देता है। ठीक है। देखिए, तो HCl का 2 काम होता है, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये खाने को एसिडिक बनाता है, जिससे पेप्सिन उस पर अच्छे से काम करता है, और पेप्सिन जब काम करेगा तो उसमें प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से होता है। दूसरा काम ये करता है कि ये बैक्टीरिया और जर्म्स को जैसे ही वो वहाँ पे पेट में पहुँचा है तो उसको मार देगा। ठीक है। अब देखिए पेप्सिन, तो पेप्सिन अभी आपको बताया मैंने, पेप्सिन एक एंजाइम है दैट बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब आता है तीसरा चीज़ आपका म्यूकस। तो म्यूकस का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारे पेट में होता है HCl। HCl एक बहुत ही खतरनाक तेजाब होता है, एसिड होता है। अब ये हमारे पेट में है तो हमारे पेट में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस HCl से पेट को बचाने के लिए हमारे पेट में म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या करता है, म्यूकस प्रिवेंट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इरोडिंग, मतलब खराब होने से। हमारे पेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर हमारा HCl की मात्रा हो जाता है तो हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है, पेट का जो अंदर से है, उसको पूरा जला देता है। उस बीमारी को बोलते हैं अल्सर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इरोजन ऑफ स्टमक लाइनिंग कॉजेज एन अल्सर। और ये क्यों होता है, एक्सेस ऑफ HCl। अगर HCl बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा में क्या हो जाएगा, HCl म्यूकस का कमी हो जाएगा एज कम्पेयर टू HCl, और उससे क्या होता है, इरोजन ऑफ स्टमक हो जाएगा, जिससे हमको अल्सर हो जाएगा। इसको पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डाइजेशन का फेज 3, अब तीसरा जो है, और ये फाइनल स्टेज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये होता है 6.5 मीटर का लंबाई होता है, और इसका ये लंबाई याद कर लीजिएगा, ये इंट्रेंस में आ सकता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मलाइजिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमारे मुंह से ही सलाइवा के साथ स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंप्लीट वो कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देख लीजिए यहाँ पे
प्रोटीन का भी होता है यहाँ पे, फैट का भी होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको नोट्स में आपको मैंने यहाँ चीज़ लिखवाया है कि हर्बीवोर्स पजेज अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट सेलुलोज। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ग्लूकोज और सेलुलोज में काफ़ी डिफरेंस होता है। सेलुलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत मुश्किल होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारा ग्लूकोज क्या होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं, हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, तो उनके खाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, प्लांट्स में सेलुलोज होता है, और उसको पचाने के लिए उनको बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन उनका काफ़ी बड़ा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल आ चुका है एंट्रेंस में कि इसमें से किस जानवर का स्मॉल इंटेस्टाइन एज मतलब कंपेरेटिवली बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सवाल आ चुका है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे खाना पहुँचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सिक्रेशन होता है वहाँ पे। जैसे खाना पहुँचेगा तो लिवर से बाइल जूस आता है, और बाइल जूस का कलर आपको देख लेना है ग्रीनिश येलो, अल्कलाइन ये होता है। अब ये अल्कलाइन क्यों, अल्कलाइन का मतलब होता है बेस, क्योंकि जो हमारा स्टोमक से खाना आया है वो होता है एसिडिक, एसिडिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिवर से बाइल जूस आता है ये होता है हमारा बेस। तो हमने आपको क्या बताया है, एसिड प्लस बेस, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने इंट्रेंस बैच में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए हमारा जो लिवर से बाइल जूस आता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। और ये लिवर में बन जाता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, फैट्स को पचाना, फैट्स को इमल्सिफाई करना, ठीक है। उसके बाद आता है पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस ये कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से, ठीक है। मैं एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर दूँ इधर से। तो हम लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, पेनक्रिएटिक जूस में अमाइलेज भी होता है। पेनक्रिएटिक जूस में अमाइलेज भी होता है, और अमाइलेज किस पर काम करता है, स्टार्च को पचाता है। मतलब अगर स्टार्च अपने अगर जो होता है सलाइवा से नहीं पचा है, तो फाइनली अगर यहाँ पे पहुँचेगा तो पेनक्रिएटिक जूस में वो पावर होता है कि वहाँ पे उसमें इतना अमाइलेज होता है कि बचे हुए जितना हमारा स्टार्च है यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अभी हम पीछे पढ़े हैं कि स्टोमक में क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, और पेप्सिन वहाँ से पचाते हुए आ रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो फाइनली क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस में एक ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, और ये प्रोटीन को पूरी तरीके से पचाया जाता है। और एक और होता है पेनक्रिएटिक जिसमें एक और एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है कि फैट को डाइजेस्ट कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बावजूद भी अगर कुछ बच गया तो सबसे आखिरी काम करता है इंटेस्टाइनल वाल्स, इसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है खाना को पचाने में। सबसे पहले शुरुआत से हो रहा है हमारा मतलब माउथ से हो रहा है, सलाइवा से हो रहा है, सलाइवा के बाद फिर से काम हो रहा है हमारा यहाँ पे अमाइलेज, और अमाइलेज से भी बच जा रहा है, तो सबसे आखिरी में काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल्स होते हैं वहाँ से एक केमिकल निकलता है, एक एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और ये क्या करता है, ये कंप्लीट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, मतलब जितना भी बचा रह गया है उसको एकदम कंप्लीट कर देगा डाइजेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड कैसे कन्वर्ट होता है, कौन सा कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला, मैंने पीछे जो बताया उसी का एक टेबल बता दिया है मैंने। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कौन सा होता है, अमाइलेज। ये आपको याद रखना है, ये एंट्रेंस में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और ये अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उस तरफ प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा होता है, तो पेप्सिन भी होता है, और एक और होता है ट्रिप्सिन भी होता है, ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइनो एसिड में, ठीक है। उस तरह हमारा फैट, तो फैट को जो डाइजेस्ट करता है उसे बोलते हैं लाइपेज, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ यहाँ से ये इंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोर्ड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और जो इंट्रेंस वाला टॉपिक है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। तो इस तरह आपका बोर्ड और इंट्रेंस दोनों एकदम एक साथ अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा डाइजेशन यहाँ पे पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुआ वहीं पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि millions of tiny finger like projection called villi increase the surface area for the rapid absorption of digested food into the blood। अब देखो क्या होता है, ये मान लेते हैं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह रहता है। अब जब खाना इसमें गुजरेगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, हर जगह से खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, हर जगह से खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। और ठीक है, जैसे खाना एब्जॉर्ब होगा तो हमारा वहाँ पे ये कनेक्टेड होता है, विलाई हमारा छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है, और ब्लड कैपिलरी यहाँ से क्या हो जाएगा, उसको पूरा तरीके से एब्जॉर्ब फूड को खाना में डाल देगा, ठीक है। और जब खाना में बोल रहे हैं, ब्लड में डाल देगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, ब्लड कैरीज डिजोल्व फूड टू ऑल बॉडी सेल्स वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, तो अब जो भी चीज़ होते हैं सब हर जगह बॉडी का हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और लास्ट में है इजेशन। इजेशन क्या होता है, इजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड मैटर रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर द वॉल्स एब्जॉर्ब द मोस्ट रिमेनिंग वाटर एंड द मिनरल्स। ठीक है, अब जितना भी होता है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई होता है, लेकिन इनका एब्जॉर्प्शन का काम होता है मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फूड को, जो मेन मेन कंपोनेंट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा जो वहाँ पे खाना जो पहुँचा है वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, और ये स्टोर्ड हो जाता है टेम्पोरली यहाँ पे रेक्टम में। तो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, कुछ समय के लिए 1 घंटा 2 घंटा जो भी रहता है, और फिर उसके बाद रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, द प्रोसेस कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जिस पॉइंट से निकलता है उसे बोलते हैं एनस, और जहाँ पे स्टोर रहता है कुछ समय के लिए उसे बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, हाँ तो इस तरह हमने पूरा न्यूट्रिशन चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मैं आपको अगला चैप्टर में, अगला जो उसका चैप्टर है न्यूट्रिशन का, अगला रेस्पायरेशन में, उसका वीडियो जल्दी ही 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इस तरह पूरा एंट्रेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे रैपिड डिवीजन के फॉर्म में आपका हो जाएगा। ठीक है।